राइट ऑप्शन। पहला प्रश्न है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ विच डिक्रीज्ड। इनमें से अगर हम ताप बढ़ा दें तो किसका प्रतिरोध घट जाएगा, रेजिस्टेंस हैज टू बी डिक्रीज। तो देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस की बात आती है तो रेजिस्टेंस मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। बट इलेक्ट्रोलाइट whose resistance depends on number of ions present on it. So as we increase the temperature, the number of ions will decrease. As per result, resistance will decrease. Means temperature increase करने पर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ऑप्शन नंबर सी का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। The conductivity of superconductor is, first thing is that what is superconductor? Whenever, I say, R proportional to theta, means if we increase the temperature, then resistance will increase. But when we decrease the temperature, then resistance will decrease. Even at a certain temperature, the resistance will become zero. Means R becomes zero. As soon as R becomes zero, then conductivity, which is the inverse of resistance, so it becomes 1 upon 0, which is infinity. So the option number A, option A is the correct option. Okay, देखते हैं आगे। थर्ड है, इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। वैसे देखा जाए तो चारों ऑप्शन राइट है, पर फिर भी अगर हम चाहें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट करंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट देखते हैं, द रजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। देखिए रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना, ये है रजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसे डिफाइन करने के लिए हम L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1 मार्क करते हैं, यानी कि यूनिट लेंथ वाले, यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले वायर, यानी कि ये L और A पर डिपेंड ही नहीं करती है, और मास पर डिपेंड करने का रेजिस्टेंस सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ये जो होगा केवल मटेरियल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब देखते फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट the current meeting at a junctions, so the vector sum of the currents meeting at a certain junction should be 0, यानी कि the currents coming toward the junction and moving away from the junction should be same, जितना आ रहा है उतना ही चला जाएगा। सो करंट जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि धारा करंट जो है वो कंजर्व्ड रहेगी। देखते हैं सेकंड किसका है। देखिए सेकंड किरचॉफ लॉ जो है वो है सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। सिग्मा ई कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा ई मीन्स पोटेंशियल मीन्स अल्टीमेटली एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, एनर्जी जो है इसमें कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी। आपको ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, हालांकि हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, उस समय हमारा मीनिंग करंट डेंसिटी से होता है। मीन्स यूनिट क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी करंट आपकी जा रही है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द वेक्टर करंट। और अगला क्वेश्चन उन्होंने यही दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है, तो इट इज वेक्टर, यह वेक्टर है। अगला देखते हैं,
मीटर ब्रिज वर्क्स एट द प्रिंसिपल ऑफ, नो डाउट ये तो पहले पता ही होना चाहिए कि मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, जो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उसी पर ही बेस्ड है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर यह बेस्ड होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इसमें काम में आता है। वैसे ये आंसर भी दे रखे हैं आपके कि ये होता है। अब आंसर इन वन वर्ड देखते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इन बैलेंस कंडीशन। सो व्हाट इज बैलेंस कंडीशन? बैलेंस कंडीशन मीन्स व्हेन वी डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ करंट फ्रॉम सेल। तो करंट ही नहीं लेंगे, करंट नहीं फ्लो होगी, ये कब हो सकता है? जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तभी तो करंट नहीं फ्लो होगी। सो इट्स अ इन्फिनिटी, तो इसका आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए। राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पूछा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मोबाइलिटी होती है, मोबाइलिटी जो मूविंग एबिलिटी होती है आयंस की या चार्ज की या इलेक्ट्रॉन्स की, वो ई डिवाइडेड बाय वी डी होती है। सो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू वी डी, मीन्स ई इज इक्वल टू म्यू वी डी वेयर म्यू इज मोबाइलिटी। ये रिलेशन होगा इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। A wire stretched up to length 3 times. What change will be its resistance? Okay. देखिए, if there are two different wires, then R is directly proportional to L. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब दो डिफरेंट वायर्स हो। लेकिन हमने यहाँ ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, एक वायर तो ऑलरेडी थी, उसको स्ट्रेच करके 3 टाइम्स किया। और जब स्ट्रेच करके 3 टाइम्स करते हैं तो इसकी रेडियस डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगा, ये थिकनेस इसकी थिन बन होगा ये। तो इस केस में आर जो होता है एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपने चूँकि 3 टाइम्स कर रहे हो इसलिए ये 9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाना चाहिए, नहीं इसका आंसर आना चाहिए इट विल बिकम 9 टाइम्स। Write the SI unit of potential gradient. So first, what is potential gradient? Potential gradient means the fall of potential per unit length. Ultimately, it is dV by dx. And dV means volt. इसकी यूनिट होगी वोल्ट एंड dx मीटर. सो वोल्ट पर मीटर और Vm-1 इज द आंसर। तो इसका आंसर Vm-1 होगा। ओके, तो बस ये आपका पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। ओके।